मैंने कहा कानून को आग लगा दूं। तो उसने कहा आप जिस दिन किसानों की भीड़ इकट्ठी करके दिल्ली ले आएंगे उसी दिन आग लगा देना आप इस कानून में। अधिकारी, और एक ऐसा अधिकारी भाव तय करता है जिसने जिंदगी में कभी खेती नहीं की। को सच्ची घटना सुनाता हूं। दिल्ली सरकार जो है, भारत सरकार, इसका एक अधिकारी मेरे से उसका झगड़ा हुआ। वो सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी, सेक्रेटरी माने सीनियर आईएएस अधिकारी, और वो गेहूं का भाव तय, कृषि उत्पाद का भाव तय करने वाला जो सरकार का आयोग है उसका वो सेक्रेटरी, कृषि मूल्य लागत आयोग उसको कहते हैं, उसका सेक्रेटरी। मेरा उसका झगड़ा हुआ। मैंने कहा भैया तुम गेहूं का भाव तय करते हो 11 रुपए किलो, मैं खेती करता हूं, किसान हूं, और मेरे हिसाब से 11 रुपए किलो का भाव तय करना ये किसान पर सबसे बड़ा अत्याचार है। तो उसने कहा कैसा अत्याचार है? मैंने कहा ये 11 रुपए किलो तो कोई बात नहीं बैठती। हम 1 किलो गेहूं पैदा करें मात्र 11 रुपए में बिके। कहने लगे कितने में बिकना चाहिए? मैंने कहा भैया 100 ग्राम का साबुन 15 रुपए में बिकता है इस देश में। साबुन खरीदो नहाने का, किसी भी कंपनी का लेने जाओ तो 100 ग्राम का साबुन 15 रुपए का है। मतलब ये है कि 100 ग्राम नहाने का साबुन खरीदने के लिए मुझे 1.5 किलो गेहूं बेचना पड़ता है। इसका माने मेरे 1.5 किलो गेहूं की कीमत नहीं है, 100 ग्राम का साबुन उससे भी ज्यादा महंगा है। और 1.5 किलो गेहूं अगर किसी को आटे के रूप में दे दिया जाए तो 2 समय की रोटी बना के खा सकता है एक परिवार। उतने में एक 100 ग्राम का साबुन मिलता है। तुमको नहीं समझ में आता ये अत्याचार हो रहा है? कहने लगा हाँ बात तो सही है आपकी। मैंने कहा फिर ये तय क्यों करता भाई तू 11 रुपए किलो का गेहूं? तो कहने लगा आप बताओ। मैंने कहा 50 रुपए किलो होना चाहिए गेहूं का भाव। तो उसके समझ में नहीं आई, बात समझ में नहीं आई। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा पहले तू समझा भाई, तेरा 11 रुपए किलो कैसे, फिर मैं समझाता हूं मेरा 50 रुपए किलो कैसे। तो उसने कहा देखो राजीव भाई, 11 रुपए किलो गेहूं का भाव तय करने के लिए मैं क्या हिसाब निकालता हूं। मैंने कहा बता। तो उसने कहा किसान को यूरिया लगता है, डीएपी लगता है, सुपर फॉस्फेट लगता है। 1 किलो गेहूं के लिए जितना यूरिया डीएपी लगता है उसका भाव जोड़ता हूं। फिर 1 किलो गेहूं के लिए जितना पानी लगता है उसका भाव जोड़ता हूं। और पानी लगाने के लिए डीजल लगता है या तो बिजली लगती है तो डीजल और बिजली का भाव जोड़ता हूं। फिर उस 1 किलो गेहूं को पैदा करने के लिए निराई गुड़ाई लगती है, उसका कुछ मेहनत लगती है, उसको जोड़ता हूं। ऐसे उसने समझाना शुरू किया। तो मैंने कहा भैया मुझे एक बात समझाओ कि 1 किलो गेहूं में कितना यूरिया लगेगा ये कैसे निकालते हो? भाई आप यूरिया का हिसाब तो किलो से जोड़ते हो ना, तो यूरिया कैसे निकालते हो? तो उसने मुझे समझाया। कहने लगा भारत के किसान जो कुल यूरिया डालते हैं ना खेतों में उसका औसत निकालते हैं। मतलब समझते हैं? मैं अगर खराब खेती में गेहूं बोता हूं, खराब खेती माने जहां की जमीन बिल्कुल बेकार है, तो वहां गेहूं करना है तो ज्यादा यूरिया डीएपी लगेगा, और अच्छी जमीन पे गेहूं करना है तो कम लगेगा। तो कोई बहुत खराब खेती में यूरिया कर रहा है, कोई बहुत अच्छी खेती में यूरिया कर रहा है। किसी को 10 किलो यूरिया लग रहा है, किसी को 50 किलो यूरिया लग रहा है, किसी को 90 किलो यूरिया लग रहा है। तो ये सरकार क्या करती है, किसानों का जितना यूरिया लगा उसका औसत निकालती है। मैंने 10 किलो यूरिया लगाया, आपने 40 किलो लगाया, 10 और 40 को जोड़ दिया 50 हो गया ना, उसमें 2 का भाग देंगे तो 25 किलो का भाव जोड़ेंगे वो। तो जिसने 40 किलो यूरिया लगा दिया उसको 25 किलो यूरिया का ही भाव मिलेगा। ये अत्याचार है कि नहीं? कहने लगा हाँ है तो सही। तो मैंने कहा इस फॉर्मूले को बदलता क्यों नहीं? कहने लगा ये फॉर्मूला अंग्रेजों के जमाने का है। तो मैंने कहा मर गए अंग्रेज, चले गए इस देश में से, अब तो बदल दे भाई। कहने लगा जी ये फॉर्मूला बदलने के लिए कानून बदलना पड़ेगा। मैंने कहा कानून बदल ले, संसद है उसके लिए। कहने लगा जी कोई किसान को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा तभी बदलेगा, ये ऐसे नहीं बदलता। माने कानून बदलता नहीं तो अत्याचार ऐसे होता। मैंने कहा भाई पानी का हिसाब लगाता वो कैसे? मान लो कोई खेत में पानी है 50 फीट की बोरिंग पे, किसी खेत में पानी है 100 फीट की बोरिंग पे, और कोई खेत में पानी है 300 फीट की बोरिंग पे।
तो तीनों जगह पानी का खर्चा अलग आएगा कि नहीं? वो तीनों जगह का एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो जो ज्यादा नीचे से पानी निकालेगा किसान, वो तो मर गया, उसको तो भाव ही नहीं मिलेगा। फिर और एक बात उसने कही, मैंने कहा भैया ये गेहूं जो पैदा होता है इसमें मेहनत लगती है किसान की, वो क्या भाव लगाते हैं? तो कहने लगे किसान मेहनत तो वैसे 365 दिन करता है खेत में, लेकिन हम उसकी मेहनत का भाव जोड़ते हैं 140 दिन का बस। अब देखो कैसे अत्याचार हो रहा है किसानों पे। मेहनत करेगा किसान 365 दिन खेत में, गेहूं करेगा, सरसों करेगा, धान करेगा, गन्ना करेगा, कुछ भी करेगा, खेत तो खाली नहीं रहता। तीसरी आई तीसरी लगती है, किसान साल भर मेहनत करता है, लेकिन सरकार जब भाव जोड़ती है किसी वस्तु का तो मेहनत 140 दिन की ही गिनती है किसानों की, 365 दिन की मेहनत नहीं गिनती सरकार। इसका माने आधे से ज्यादा दिन की मेहनत फोकट में चली जाती है किसानों की। और जो मेहनत जोड़ी जाती है किसानों की भाव तय करने में, वो मेहनत है जो सबसे कम मजदूरी वाली मेहनत है। हमारे देश में सबसे कम मजदूरी वाली मेहनत है नरेगा योजना। आपने सुना नरेगा एक योजना चल रही है, उसमें क्या मेहनत मिलती है? 100 रुपए रोज। और मेहनत कितनी? 8 घंटे की। तो 8 घंटे की मेहनत में 100 रुपए रोज की जो मजदूरी बनती है नरेगा योजना में, किसान की मजदूरी उतनी ही जोड़ी जाती है गेहूं की फसल करने के समय में। एक तो 140 दिन की मेहनत जोड़ते हैं और 100 रुपए रोज के हिसाब से जोड़ते हैं। और बड़ा विचित्र है ये देश कि जो किसान गेहूं पैदा करके देश को मदद कर रहा है, उसको मेहनत 100 रुपए रोज की है, और वो किसान अपना खेत बेच दे और किसी बैंक में जाके चपरासी हो जाए और चपरासी होकर झाड़ू पोछा लगाने लगे, तो उसकी रोज की मेहनत 300 रुपए की हो जाती है। खेत में हल जोते तो 100 रुपए का मेहनताना है, और बैंक में जाके झाड़ू पोछा लगाए तो 300 रुपए का मेहनताना है। इसका माने सरकार का फॉर्मूला ऐसा है जो किसानों को खेत बेचने के लिए मजबूर करता है, माने खेती में घाटा ही घाटा है। एक तो 365 दिन की मेहनत में 140 दिन का मेहनताना, दूसरा मेहनताना सबसे सस्ता। और ये अत्याचार कब से चल रहा है? अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। तो सेक्रेटरी ने अपनी बात समझा दी। अब मैंने कहा इसको उल्टा करने की जरूरत है। कहने लगा क्या? मैंने कहा किसान जो खेत में मेहनत करता है वो 365 दिन की जुड़नी चाहिए, क्योंकि सभी कारखाने में यह नियम है कि नहीं? हर कारखाने में मजदूर जो मजदूरी कर रहा है उसको 365 दिन के हिसाब से भुगतान होता है कि नहीं होता? सारे सरकारी कर्मचारियों को 365 दिन के हिसाब से भुगतान होता है कि नहीं होता? ये हमारे योग शिक्षक टीचर हैं, इनसे पूछ लो, इनकी सारी तनख्वाह 365 दिन के हिसाब से इनको मिलती है। तो किसान को 365 दिन के हिसाब से क्यों नहीं? उसको 140 दिन का क्यों मिलना चाहिए? और हमारे तो सरकारी कर्मचारी 365 दिन में कम से कम 100 दिन की छुट्टियों का मजा मारते हैं, फिर भी उनको तनख्वाह मिलती है। तो किसान को क्यों नहीं मिलनी चाहिए 365 दिन की तनख्वाह? अब जिस सेक्रेटरी से मेरा झगड़ा हो रहा था, मैंने कहा भैया तुझे एक दिन की मेहनत कितनी मिलती है? उसने कहा मुझे तो एक दिन की 3000 रुपए मिलती है। मैंने कहा हरामी के पिल्ले, 3000 रुपए तू अपनी रोज की मेहनत गिनता है और किसान को एक दिन की मेहनत देने में 100 रुपए में तेरी दम निकलती है? तेरे बाप का पैसा है ये? तेरे घर से जा रहा है क्या ये? तूने कहा साहब मैं क्या करूं, कानून ऐसा है, नियम ऐसा। मैंने कहा कानून को आग लगा दो। तो उसने कहा आप जिस दिन किसानों की भीड़ इकट्ठी करके दिल्ली ले आएंगे उसी दिन आग लगा देना आप इस कानून में। हमारे ऐसे अत्याचारी कानून है हमारे किसान। और जब मैंने किसान की मेहनत को जोड़ा बैंक के कर्मचारी की मेहनत के हिसाब से जो रोज 300 रुपए पाता है, और किसान की मेहनत 365 दिन की जोड़ी मैंने, और एवरेज वाला फॉर्मूला निकाल के मैंने हिसाब लगाया, तो गेहूं का 1 किलो का मूल्य 50 रुपए आता है, धान का 1 किलो का मूल्य 40 रुपए आता है, कपास का 1 किलो का मूल्य 52-55 रुपए आता है। कपास का माने कपास होती है 5500 रुपए क्विंटल की,
गेहूं होता है 5,000 रुपए क्विंटल का, धान होता है 4,500 रुपए क्विंटल का, सरसों हो जाती है आज जो कीमत है उससे 3 गुनी ज्यादा, सब कीमतें बढ़ती हैं। तो सेक्रेटरी कहने लगा आपके हिसाब से अगर किसानों को कीमत देने लगे तब तो किसान करोड़पति हो जाएंगे। मैंने कहा उन्हीं को करोड़पति बनाना है, तभी देश करोड़पति होगा।